भरत तिवारी एनकाउंटर के बारे में बस मुझे एक ही बात कहनी। भरत तिवारी ऐसा ही एक नौजवान था जो कुव्यवस्था से बहुत परेशान। अब जिस गांव का मुद्दा उसने उठाया, जानवी गांव का मुद्दा जो उसने उठाया, भरत तिवारी लड़ तो रहा था, कौन गया उसके घर खड़े होने के लिए? नेता बदमाश चुनो तुम, लड़े कोई और। उसे पता है हर आदमी तो ब्रांड खरीद नहीं सकता, तो ब्रांड की कॉपी पैदा कर दी। चांदनी चौक में कौन सी कॉपी चाहिए बताओ? सोच रहे हैं पैसा आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी। पैसा आ जाएगा तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी। पैसा आ जाएगा तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरतें, खुशी का पैसे से कोई संबंध नहीं है। समाज आपको सलाम करने लगेगा, हो सकता है अहंकार बढ़ जाए। जितना आनंदित बुद्ध रहे पैसा छोड़ने के बाद, महावीर स्वामी जी रहे, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, और पूंजीवाद ने वासना को इतना बढ़ा दिया है, बेहोश मन ने वासना को इतना बढ़ा दिया। जिसके पास कार नहीं है वो कार के बारे में सोच रहा है, बहुत अच्छी बात। जिसके पास कार है, जिसके पास मकान नहीं, वो मकान के बारे में सोच रहा है। जिसके पास मकान है, ब्रांड, एक नया शब्द आ गया है समाज में, ब्रांड। अरे भैया, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड जूता पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनते हैं। ब्रांड ने आदमी की बैंड बजा रखी है। और व्यापारी बड़ा चालाक है, उसे पता है हर आदमी तो ब्रांड खरीद नहीं सकता, तो ब्रांड की कॉपी पैदा कर दी। चांदनी चौक में कौन सी कॉपी चाहिए बताओ? व्यापारी बहुत चालाक है, उसने कहा भाई हर आदमी तो राडो पहन नहीं पाएगा, तो राडो की कॉपी पैदा कर, रोलेक्स की कॉपी पैदा कर, उसका डुप्लीकेट पैदा कर दो। अब जो बड़ी पारखी नजरें हैं वो तो पकड़ लेती कि भैया ओरिजिनल नहीं है। एडिडास, रिबॉक, लेवाइस, कौन सा ऐसा फेमस ब्रांड है जिसकी कॉपी ना बनती हो? सबकी कॉपी बनती। कोचिंग बंद कराओ, कोचिंग बंद कराओ। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, राजनीतिक संगठन आएंगे, कहेंगे कोचिंग बंद कराओ, कोचिंग बंद कराओ। फिर उनके नेता कोचिंग वालों से लाख लाख रुपया, 2-2 लाख, 5-5 लाख जैसे समझौता हो पाए लेके फिर सब किनारे हो जाएंगे। फिर चीजें वैसी चलती रहेंगी। जो आंदोलन होता है तो आप क्या समझते हो, आंदोलन सुधारने के लिए होता है? ये जितने भी आंदोलनकारी नेता होते हैं उसमें ज्यादातर क्या करते हैं, आंदोलन किए, दबाव बनाए, पैसा लिए निकल गए। पैसा लिए निकल गए, उनसे क्या लेना देना है? फिर लगे मारेंगे, फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर पैसा कमाया जाएगा। अब शेर शाह सूरी के बारे में अगर तुम पढ़ो, उसका इतिहास अगर तुम पढ़ो, मैंने पिछली बार आपको बताया कि कैसे शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा किया, योजना बनाई, योजना के तहत काम किया। लेकिन अगर तुम उस आदमी के इतिहास को पढ़ो तो भारत मध्यकाल के एक महानतम शासकों में से एक, अकबर की महानता की आधारशिला उसी आदमी ने रखी, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी वो शासक है मध्यकाल का जिसने एमएसपी व्यवस्था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों की एमएसपी व्यवस्था है, वो शेर शाह सूरी ने शुरू की। क्योंकि शेर शाह सूरी को एक बात का बहुत अच्छा अंदाजा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में अगर किसान मजबूत नहीं होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था, प्राइमरी सेक्टर अगर मजबूत नहीं होगा तो सेकेंडरी कैसे होगा? वो तो किसी पार्टी के हित में नहीं है, नहीं तो उसका भी नाम आता। अगर उसकी चर्चा करने से किसी को वोट मिलता तो उसका भी नाम आता। मुसलमानों से पूछो, मुसलमान जनसंख्या से पूछो, भारत में शेर शाह सूरी को जानते हो? कहते हाँ, सासाराम में मकबरा है, शेर मार दिया था तो उसका नाम शेर है। और कुछ जानते हो? नहीं भैया, और कुछ तो नहीं जानते। औरंगजेब के बारे में क्या जानते हो? औरंगजेब के बारे में अगर किसी मुसलमान से तुमने पूछ लिया तो अरे बाप रे बाप, इतनी कहानी सुनाएगा, इतनी कहानी सुनाएगा कि तुमको लगेगा कि अबे जब औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे तो शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ लिए होते। सो प्लीज से समथिंग अबाउट भरत तिवारी एनकाउंटर। क्या बोला तो भैया? भरत तिवारी एनकाउंटर के बारे में बस मुझे एक ही बात कहनी है कि अगर आप, आज बड़े सारे युवा हैं जो भारत की इस कुव्यवस्था से नाराज है। आज युवा भारत की इस कुव्यवस्था से बहुत नाराज है। उसके पास नेतृत्व नहीं है, उसके पास विजन नहीं है, उसके पास विचारधारा नहीं है। भरत तिवारी ऐसा ही एक नौजवान था जो कुव्यवस्था से बहुत परेशान। अब जिस गांव का मुद्दा उसने उठाया, जानवी गांव का मुद्दा जो उसने उठाया, वो बाढ़ में वो गांव तबाह हो गया था। उसने सरकार से कहा कि इस गांव को बसाओ, फिर से मिट्टी पाटो कि दोबारा बाढ़ आए तो मृत्यु ना हो लोगों की। क्या गलत कह रहा था? कोरोना के टाइम में भरत तिवारी ने अपनी शरीर दान करने की बात कह दी। कोरोना के टाइम में भरत तिवारी, राष्ट्रवादिता उसके दिमाग में घुस चुकी थी और बहुत बुरी तरह, और कुव्यवस्था से एक परेशान व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो कहता है क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होगी, और जो दूरदर्शी लोग हैं वो मेरे कदम को समझ रहे होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस देश में दूरदर्शिता है कहाँ। जिनका जीवन अच्छा चल रहा है वो सोच रहे मेरा जीवन थोड़ी खराब है, जिनका खराब है वो लड़े। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, भारत में वो लोग सोचते हैं मेरा जीवन थोड़ी खराब है, जिसका खराब है वो लड़े, मैं क्यों जाऊं। जातिवादिता, सांप्रदायिकता ने लोगों को बांट रखा है। कोई किसी के लिए लड़ना नहीं चाहता। जिस दिन इस देश में बाढ़ आएगी, बाढ़, भयंकर बाढ़, पूरे देश में बाढ़, एक गांव में बाढ़ आई, तो जब गांव में बाढ़ आई तो उस गांव के हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित सब मंदिर के छत पर जाकर इकट्ठे होकर बैठ गए।
यानी जब तक इस देश के लोगों के सामने सामूहिक संकट नहीं आएगा तब तक ये देश के लोग एक नहीं होंगे। जब तक इस देश के लोगों के सामने सामूहिक संकट नहीं आए, ऐसे भरत तिवारी आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेचारा मर गया, उसके माँ बाप अनाथ हो गए, भावुक आदमी था, उत्तेजना थी, भावुकता थी, अपने देश को सुधारना चाहता था, अपने समाज को व्यवस्थित करना चाहता था। साहब लिख रहे सर यू हैव स्टॉप्ड फाइटिंग। भरत तिवारी लड़ तो रहा था, कौन गया उसके घर खड़े होने के लिए? कौन लड़ेगा उसके लिए? जिस तरह से कोरोना के काल में उस लड़के ने अपनी शरीर को दान देने के लिए कहा प्रधानमंत्री से, नेता बदमाश चुनो तुम, नेता अपराधी चुनो तुम, नेता जल दलाल चुनो तुम, नेता सामंत चुनो तुम, लड़े कोई और। तुमने चुना है, तुम्ही को लड़ना पड़ेगा और लड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रजातांत्रिक देशों में लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही आदमी को वोट दे दो, एपीजे कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह, अब्दुल कलाम की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, राम मनोहर लोहिया की तरह, ऐसे लोगों को वोट दे दो, बस देश सुधर जाएगा। कुछ करना ही नहीं तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने लोगों को जगाना है, बस। फालतू में ना करो फलाना कोई आएगा तुम्हारे लिए लड़ने। अब की बार की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी और वो भी बैलेट से। वो बेचारा भरत तिवारी जवनिया गांव के लिए, उन्हां के लोगों के अधिकारों के लिए कि भाई बाढ़ से गांव था यह खराब हो चुका है, लोग परेशान हैं, नेताओं की जवाबदेही होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है, कोई गया उसके लिए खड़ा होने के लिए। शहीद भरत तिवारी। अपराधी चुने देश की जनता, दलाल चुने देश की जनता, सामंत चुने देश की जनता और लड़ने जाए कोई और। तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी। आपस में एक दूसरे को जगाओ, मिलो, बैठो, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सब एक मंच पे आओ। भारतीय के रूप में सब एक मंच पे आओ। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, एक एक वार्ड, एक एक मोहल्ला, सबकी जिम्मेदारी लो, जाओ लोगों को जगाओ और 29 का जब इलेक्शन आए तो कहो भैया हम अच्छे आदमी को वोट देंगे। तो अगर बीजेपी अच्छे लोगों को टिकट दे तो बीजेपी को दे दो, कांग्रेस दे तो कांग्रेस को दे दो, समाजवादी दे समाजवादी को दे दो, बसपा दे बसपा को दे दो। बस एक ही पैरामीटर रखो कि भैया हम अच्छे लोगों को वोट देंगे बस। क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, जैसे अंजना दीदी ने कहा 2 कौड़ी, आप नहीं है 2 कौड़ी की, आपको क्या फर्क पड़ेगा? भाई हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। और एक मास्टर जी कह रहे थे वीडियो में कि हमने मना कर दिया विवेक बिंद्रा को कि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप हमारी हिम्मत को दाद दीजिए। उन मास्टर जी से जाके पूछिएगा कि वहाँ कौन कौन बैठा था और किसने मना किया था। मास्टर जी अच्छे आदमी हैं, बोलते अब अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते। लेकिन देखिए मास्टर जी खेल खेल गए। मास्टर जी ने अपने पॉडकास्ट में अभी 2 दिन पहले कहा कि मैंने कहा ये शो नहीं होगा। वहाँ जानते हो कौन कौन बैठा था? वहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे थे। एक आईपीएस भी बैठा हुआ था उत्तराखंड का। उसने जब उनका वो वीडियो देखा तो वो हंसने लगा। उसने मुझे फोन किया, गुरुजी। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मना किया था। मैंने, एक गवाह नहीं है, 4 हमने मना किया था। हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें क्या पता यार कौन सी कहानी चल रही है, हमें क्या पता असलियत क्या है। शुरुआत में जब ये घटना घटी तो मैं दोनों आदमी से कहता रहा। मैंने खान सर को भी मैसेज किया कि मत यार ये सब मामला मत बढ़ाओ, क्या कर रहे हो यार, फंस जाओगे बुरा। रोशन आनंद का नंबर मेरे पास था नहीं तो मैंने खान को ही मैसेज किया। मैंने कहा भाई खान सर ऐसा ना करो, फंस जाओगे, ये सब गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर भाई मुझे भी यही दिखाई पड़ रहा था कि भाई कोचिंग सस्ते में चल रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो मुझे लगा यार एक अच्छा आदमी है तो उसको क्यों परेशान करना है। अब उस अच्छे के पीछे वो क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। मैं कोई सीबीआई हूँ, मैं सीआईडी हूँ, मैं रॉ में काम करता हूँ कि मैं मोसाद हूँ? मुझे जो दिखाई पड़ता है वो मैं बोलता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ठीक है भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, चाहे आप मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं जिस भी मंच पे गया, मैं हिंदुस्तान के 2-3 टीचरों की बड़ी तारीफ की मैंने, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ कभी नहीं की। अगर मुझसे किसी ने भारत के टीचरों के बारे में पूछा, मैंने हमेशा तारीफ की। मैंने किसी टीचर को कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मुझे इस झगड़े के बारे में पता चला, मैंने तुरंत खान सर को मैसेज किया, तुरंत। मैंने खान साहब लड़ाई मत करो, गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समझौता करो, इसको सुलह करो तुरंत। सारा मैसेज मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं इन सब बातों को, क्या मतलब है इनको कहने का यार। फिर मैंने जब देखा कि बात आगे बढ़ गई और सब आपस में लड़ने लगे, ये बात सच है, विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, एकदम सच है, ये बात एकदम सच है कि विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था। मैं गया भी था। हमने कहा भाई किसी का पक्ष, और मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। और एक नहीं 4 गवाह, एक आईपीएस भी है उत्तराखंड का, वो बगल में बैठा हुआ था। आया था बेचारा दिल्ली घूमने, हमने कहा चलो यार आज घुमा लाते तुमको, बैठा लाते, देखते कुछ होने जा रहा है।
हमें भी लगा था कि भाई कुछ अच्छी बात होगी कि भाई शिक्षक को नहीं लड़ना चाहिए, इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, इन सब बातों पे चर्चा होगी। हम किसी विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा कि ठीक है सर, अगर आप लोग का मन नहीं कर रहा, उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि नहीं सर आप खान सर के पक्ष में बोलिए, बिल्कुल नहीं कहा, एकदम नहीं कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब हम किसी के पक्ष में नहीं बोले, मैंने कहा ठीक है सर, आपका नहीं मन कर रहा है काम शो करने का, मत करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास मर्सिडीज होगी तभी आप ब्लेस्ड होंगे। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ब्लेस्ड हैं। आपको कोई चिंता नहीं है, आप ब्लेस्ड हैं। आप देखने में सुंदर हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप अच्छी बातें बोलते हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आपका पढ़ने में मन लगता है, आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग देखना विवेक का काम है। अगर आपकी बातें सुनकर मुझे खुशी हो रही है तो भी मैं मन पे हूँ, और अगर आपकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी मैं मन पे हूँ। जैसे आप में से किसी ने तारीफ लिख दी और मेरा मन, मैं खुश हो गया, तो मैं ही खुश हो रहा है। तो 10-12 समोसा, 3-4 केला, 8-10 मिठाई, बहुसंख्यक जनता को इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक गुटखा खिला दो, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। चाय समोसा नाश्ता की व्यवस्था कर दो, तुम्हारे साथ दिन भर रही है। उनको पता ही नहीं टाइम की कीमत क्या है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको तुम कुछ मत करो, सिर्फ चाय समोसा दिन भर खिलाते रहो, मिठाई खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, शाम को व्यवस्था है तो लिटिल उसकी भी व्यवस्था कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देंगे। क्योंकि इस देश में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई। लोग समझ ही नहीं पाए कीमती क्या चीज है, अच्छी क्या चीज है, किस पे मुझे ध्यान देना है।